Today, in this video lecture, let's discuss about electric potential and potential energy. Potential energy आपको काफ़ी आइडिया होगा, जैसे अब आपने स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी की बात की या ग्रेविटेशन चैप्टर में आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात की, तो एक कॉमन चीज़ क्या निकल कर आता है? एक तो ये कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये किसी न किसी कंजर्वेटिव फोर्स से रिलेटेड है ना? और जब भी हम उस फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं, है ना, जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हम स्ट्रेच करते हैं, है ना, स्प्रिंग अपने नेचुरल शेप में रहना चाहता है, हम क्या करते हैं, उसको स्ट्रेच करते हैं या हम उसको कंप्रेस करते हैं, मतलब उसके नेचुरल कॉन्फ़िगरेशन के अगेंस्ट हम जाकर जब काम करते हैं तो वही वर्क सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। और पोटेंशियल एनर्जी क्यों बोलते हैं? दिस एनर्जी इज बिकॉज ऑफ द, यू कैन से, पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द गिवन सिस्टम। वैसे ही मासेस के केस में, ग्रेविटेशनल फील्ड के केस में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के केस में आपने देखा होगा कि टू मासेस हैव दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। अब मान लीजिए कि हम उनको एक दूसरे से दूर ले जाएं, फॉर एग्जांपल हम इस माउस को अर्थ के सरफेस से दूर ले जाए, राइट, तो वैसे केस में क्या होगा? जब हम ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं, हम वर्क कर रहे हैं अगेंस्ट दैट ग्रेविटेशनल फोर्स और सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, राइट। और इसी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि यदि हमारा वर्क जो है वो नेगेटिव हुआ किसी वजह से, तो ऐसे केस में हम पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज कर रहे हैं। इसी माउस को सोचिए कि यदि मैं नीचे ला रहा हूं, धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे नीचे ला रहा हूं, तो मैं जो इसके ऊपर वर्क कर रहा हूं वो क्या है? वो नेगेटिव है। फोर्स मैं ऊपर लगा रहा हूं, क्यों? आप ऐसा सोचिए कि इस यहां पर जब इसकी एक्सेलरेशन 0 है तो नेट फोर्स 0 हो गया, यानी कि मैं जो फोर्स लगा रहा हूं वो वेट को बैलेंस कर रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड हो रहा है, राइट। तो फोर्स अपवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है, तो मेरा वर्क डन नेगेटिव है, और मेरा वर्क डन नेगेटिव है यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रहा है। तो दो चीजें निकल कर आई यहां पर कि एक नेचुरल कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें कि हम सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान ले रहे हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि वो कोई रूल है, हमने एज्यूम किया है। इस एजम्पशन को कभी चेंज भी कर सकते हैं, बट मोर और लेस जैसे हर केस में आप देखेंगे कि किसी खास कॉन्फ़िगरेशन को 0 ले लिया जाता है। तो वैसे ही मान लीजिए कि यदि एक पॉइंट चार्ज यहां पर है Q, अब इस Q का जो इन्फ्लुएंस जोन है वो तो इन्फिनिटी तक है। तो वैसे केस में एक दूसरा यदि एक पॉइंट चार्ज है, मान लीजिए स्मॉल q, तो वो स्मॉल q जब इन्फिनिटी पे होगा तब जाकर ये जो कॉन्फ़िगरेशन इन दोनों चार्जेस का बनेगा, इस कैपिटल Q का और वो स्मॉल q का, हम कहेंगे कि ये 0 पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन है। अब किसी तरीके से हमने मान लीजिए कि इस Q को फिक्स कर दिया, है ना, इसकी पोजीशन को फिक्स कर दी, और उस स्मॉल q को हम इन्फिनिटी से लेकर मान लीजिए कि यहां पर आते हैं, इसको यहां से लेकर किसी रास्ते के थ्रू हम यहां पर आते हैं, और तब हम कहते हैं कि ये दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच का जो अब जो सेपरेशन है वो r है। तो वहां से यहां तक आने में जो वर्क करना पड़ा q चार्ज को लाने में, किसको? एक्सटर्नल एजेंट को, तो दैट वर्क इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और यदि हम इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में जो था उसको 0 बोल देते हैं, तो दिस वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो बेसिकली आइडिया क्या है कि वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि वर्क डन करना क्यों पड़ रहा है? उस इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट करना पड़ रहा है, तो विल से कि वर्क डन यहां पर जो एजेंट को करना पड़ रहा है इंटीग्रल F डॉट dl, है ना, और यही वर्क डन जो है दिस इज बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो इसको मैं Ag लिखता हूं, ठीक है। और ये जो E है ये ES है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा? तो इंटीग्रल FES डॉट dl, ये तो मालूम है आपको वर्क डन के डेफिनेशन से। माइनस लगाने का मतलब क्या हो गया? तो उस वर्क के अगेंस्ट जो एजेंट वर्क कर रहा है उसका वर्क कितना होगा, तो माइनस साइन के साथ आएगा। और यही आपको है, क्या है ये? तो ये है डेल्टा U, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो ये आपको तो बेसिक है जो कि आप पहले से जानते हैं, जो हर जगह एप्लीकेबल होगा आपके मतलब यहां पे फोर्स का नेचर बदल जाएगा, फोर्स बदल जाएगा। यहां पे स्प्रिंग फोर्स आ गया
तो उस वाला पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया तो ग्रेविटेशनल फोर्स वाली पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। अब देखिए कि हम लोग उसको वहां से लेकर आ रहे हैं और इसी बीच में कहीं पे डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट है आपका, इसी बीच में कहीं पे डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट है, उसको हम बोलते हैं डीएल। और उस केस में जो छोटा सा वर्क होगा उसको हम चाहे तो डी, मतलब उस वर्क के लिए हम लिख सकते हैं डी यू, वर्क बाय एक्सटर्नल एजेंट, उसको हम बोल सकते हैं डी यू, राइट। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फॉर दैट इज डिफरेंशियल चेंज इन द पोजीशन। तो अब जरा सोचें कि एफ ई एस कितना है। तो इस एफ ई एस को हम लोग लिख सकते हैं एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है ये है आपका के, दैट इज 1/4πε0 क्यू अपॉन इन जनरल। फिलहाल मान लेते हैं कि वो जो पोजीशन जो भी थी है ना, उसको मैं एक्स से दी बोल देता हूँ। ऐसा सोचो कि यहाँ पर ये जो पोजीशन थी उसको एक्स बोल देता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे यूनिट वेक्टर लिख दूंगा एक्स कैप, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड है वो उसी डायरेक्शन में होगी और फोर्स के लिए यहाँ पर हमने स्मॉल क्यू लिख दिया। ये तो आप जानते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम को आप, ये जो पार्ट था इसको मैं थोड़ा सा फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। तो स्मॉल क्यू को फाइनली यहाँ लेकर आते हैं, ये हमारा आर है और ये मान लेते हैं कि आपका एक्स है, ये आपका एक्स कैप है और पार्टिकल को आप लाते ऐसे कहीं ला रहे थे और ये डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट आपका, ये डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट डीएल, ठीक है। और फाइनली आप इसको लेकर कहाँ पा रहे हो, तो फाइनली आप लेकर आ रहे हो यहाँ पर, इसी रास्ते के से थ्रू ऐसे चलते हुए आप इसको यहाँ लेकर आ रहे हो, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल पोजीशन। ओके, और पाथ आपका जैसे यहाँ पर ये जो मैंने डायरेक्शन ड्रॉ की है एक्स वेक्टर की, वो बेसिकली हमने उस मोमेंट के लिए ड्रॉ की है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि इट इज ओनली फॉर दैट मोमेंट। ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और हर पार्ट इसका समझना बहुत जरूरी है और अच्छे से समझना जरूरी है। तो खैर ये तो फोर्स हो गया। अब यदि हम लोग उस एक्सप्रेशन को देखेंगे, डेल्टा यू वाले एक्सप्रेशन को देखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, यहां पर इंटीग्रल के अंदर क्या आएगा एक्स कैप डीएल अपॉन एक्स स्क्वायर इंफिनिटी टू आर। यहां पे एक्स की वैल्यू जो इनिशियली है वो इनफाइनाइट है, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज जो सेपरेशन है, और फाइनली जो है वो आर है। अब सोचिए, और थोड़ा सा यहां पर आपको अच्छे से फोकस करना होगा, ये एक्स कैप डॉट डीएल जो है ना, इसको क्या हम dx लिख सकते हैं? आप याद कीजिए कि यदि हमारा कोई वेक्टर a होता था और उसका हम यूनिट वेक्टर i कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं a डॉट i, तो दैट इज कंपोनेंट ऑफ a अलोंग x एक्सिस, a डॉट j इज कंपोनेंट ऑफ a अलोंग y एक्सिस, उसको हम ay बोलते थे, x के लिए ax बोलते थे। और यदि कोई डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए dl है तो dl डॉट i कैप dx, dl डॉट j कैप dy, यानी कि dl का कंपोनेंट अलोंग दैट। तो वैसे ही यहां पर ये dl डॉट x कैप हम क्या कहेंगे, इट इज कंपोनेंट ऑफ dl अलोंग dx अलोंग x, दैट इज dx। तो वी कैन चेंज दिस और हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम लोग ये जो x कैप डॉट dl था इसकी जगह पे बन गया आपका dx। सोचेंगे तो समझ में आएगा भी, और ज्यादा प्रॉब्लम हो परेशानी हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर मेरे को ये परेशानी है, मेरे को किसी लेक्चर में इसको अच्छे से डिस्कस करके समझाइए, मैं करूंगा वो काम। एनीवेज, अब ये इंटीग्रल बहुत मुश्किल नहीं है, अब आप इसको चाहे तो अच्छे से देख सकते हैं। तो फिलहाल ये वाला पार्ट तो आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको यहां से इरेज कर देता हूं और यहीं पे आपका फिर सो
दैट 1/x² dx/x², ये जो इंटीग्रल है आपको मालूम होगा कि दिस इज इक्वल टू -1/x प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो उस हिसाब से यहां पर सोचेंगे तो जो डेल्टा u है, ठीक है ना, वो आ गया आपको -k कैपिटल Q स्मॉल q, और यहां पर 1/x, और वो माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, यहाँ पे इन्फिनिटी आ गया, यहाँ पे r आ गया, तो इट इज k कैपिटल Q स्मॉल q। फाइनली वैल्यूज आप डालेंगे, आप चेक करेंगे, दिस इज इक्वल टू दिस। सो वर्क डन इज इक्वल टू दिस। और यदि हम u इन्फिनिटी को 0 बोल देते हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी फॉर द गिवन कॉन्फ़िगरेशन, इट इज 1/k की जगह मैं लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। तो 2 पॉइंट चार्जेस, वन कैपिटल Q वन स्मॉल q, यदि वो r सेपरेशन पे रखे हुए हैं तो उस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r। अब पोटेंशियल क्या है? ये तो पोटेंशियल एनर्जी है। अब जरा सोचिए कि यदि इस Q को हमने फिक्स किया था और हम कहें कि इसकी वजह से इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है यहां पर, इस पॉइंट को यदि मैं मान लीजिए कि A बोल देता हूं, तो पॉइंट A का पोटेंशियल क्या है? तो इसी प्रोसेस में थोड़ा सा चेंज करेंगे एंड वी विल गेट द पोटेंशियल। विल से कि पोटेंशियल एट A ड्यू टू कैपिटल Q इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी to this point, and this work done is against the electrostatic force. So what we have to do, we have to simply change this small q by unity। मतलब उसका मैग्नीट्यूड यदि हमने 1 ले लिया, उस q की वैल्यू 1 ले ली, यूनिटी ले ली, तो ये हो गया पोटेंशियल वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट। सो यदि हमें vp बताना हो तो बगैर किसी फर्दर मैथमेटिकल वर्क के, क्योंकि आपके सामने है, इसी में बस स्मॉल q की जगह 1 करना है और वर्क डन आपका निकल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r। दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू कैपिटल Q चार्ज विच इज अ पॉइंट चार्ज एट सम पॉइंट एट अ डिस्टेंस स्मॉल r। इस एनर्जी कॉन्सेप्ट की खासियत यह है कि पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, तो बहुत सारे वेक्टर ऑपरेशन से हम बहुत बार बच जाते हैं। और ये जो रिजल्ट हमने लिखा था वर्क डन वाला, उसी रिजल्ट को देखकर, किस रिजल्ट को? कि डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल E इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डॉट dl। इसी स्टेटमेंट को यदि हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म में ले जाएं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, आप देखेंगे यदि उसको कंपोनेंट फॉर्म में देखा जाए तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट इज माइनस dv अपॉन dx। बट यदि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y और z को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, दैट्स व्हाई वी कॉल इट पार्शियल डेरिवेटिव। तो जैसे Ex है वैसे ही Ey है और वैसे ही Ez है। और यदि कहीं पे सिर्फ r के फंक्शन के रूप में देखना है, यदि स्ट्रेट लाइन टाइप की सिचुएशन है और एक ही वेक्टर है पोजीशन के लिए, एक ही वेरिएबल है पोजीशन के लिए r है, तो वहां पे हम कह सकते हैं इट इज माइनस dv अपॉन dr। तो इन रिजल्ट्स को, पोटेंशियल के रिजल्ट को और पोटेंशियल एनर्जी है ना, इसको और थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं। तो खैर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के रिलेशन को तो आप समझ गए। यहां पे ये v क्या है? तो v पोटेंशियल है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे यहीं पे पहले मैं बता दूं कि सपोज कहीं पे दिया जाए कि v इक्वल्स 2xy, तो इसका मतलब Ex कितना? तो क्या होगा Ex? यदि हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे y को कांस्टेंट रखते हुए x के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या बन जाएगा? 2y, ठीक है। तो ये Ex हो गया। और सिमिलरली यदि हम लोग Ey कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा -2x। सो एनीवे दैट इज जस्ट हाइपोथेटिकल केस। मैंने एज्यूम किया है कि ऐसा यदि कोई पोटेंशियल होता, फंक्शन होता, तो उस केस में हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड का x और y कंपोनेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं यूजिंग दिस डेफिनेशन। 2 पॉइंट चार्जेस के केस में तो पोटेंशियल एनर्जी समझ में आ गया, ठीक है ना। एक कैपिटल Q, एक स्मॉल q, पोटेंशियल एनर्जी इज k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r। बट यदि मान लीजिए कि 3 चार्जेस होती, 4 चार्जेस होती, पॉइंट चार्जेस होती, डिस्क्रीट चार्जेस होती, तो क्या होता? तो देखिए
पहले हम सिंपल सा केस लेते हैं, यदि 3 पॉइंट चार्जेस ले, ठीक है, इसको यदि मैं Q1 बोलूं, इसको Q2 बोलूं और इसको Q3 बोलूं, राइट। तो इस केस में आप ऐसा सोचिए कि भाई Q1 मान लीजिए कि यही रहता और Q2 और Q3 को इन्फिनिटी पे भेज देते और कहते कि वो जीरो पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन है, और फिर हम पहले Q2 को इन्फिनिटी से इस जगह पे लाते, वर्क कितना करते, तो वर्क करते Q1 Q2 अपॉन R12, लेट अस से कि ये जो डिस्टेंस है वो R12 है, मतलब Q2 और Q3 इन्फिनिटी पे थे, Q1 यहीं पे था, Q3 को छोड़ रहे हैं, Q2 को लेकर आ रहे हैं, तो जो वर्क करना पड़ा वो ये करना पड़ा। अभी थोड़ी देर पहले हमने डेरिवेशन करी थी, लेकिन अब ये दोनों आ चुके हैं, अब इसको भी फिक्स कर देते हैं और इसको भी फिक्स कर देते हैं। अब हम Q3 को लेकर आते हैं, तो जब Q3 को लेकर आएंगे तो उसके ऊपर Q2 भी फोर्स लगाएगा, उसके ऊपर Q1 भी फोर्स लगाएगा, तो वर्क डन में दोनों एक्सप्रेशंस आएंगे, दोनों फोर्सेस आएंगी, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, तो वो आ जाएगा K को हम चाहे तो कॉमन निकाल सकते हैं, अंदर आ जाएगा आपका Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13। मतलब कि ये तो तब था जबकि पहले हमने किया सिर्फ Q2 को लेकर आए, और ये वर्क तब करना पड़ा जब हम Q3 को लेकर आए, तो टोटल वर्क डन ये करना पड़ा, और ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है। तो ऐसा नहीं है, कोई खास मुश्किल है नहीं। आप बस एक चीज यहां पर गौर से देखिए कि यहां पर 3 चार्जेस थी, तो देयर वर 3 यूनिक पेयर्स, है ना, 1 2 1 3 एंड 2 3, और हर पेयर के कॉरेस्पॉन्डिंग यू आर गेटिंग 1 टर्म। तो यदि 4 चार्जेस हो जाए बाई चांस, तो देयर विल बी 6 पेयर्स, 4C2, राइट। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन है, आपको मैं होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं, वो आप घर पे ट्राई कर लीजिएगा। सपोज एक सिस्टम है जिसमें देयर आर 6 चार्जेस प्लेस्ड अलोंग या प्लेस्ड एट कॉर्नर ऑफ सम हेक्सागन, ठीक है। ये हेक्सागन का जो साइड लेंथ है वो मान लेते हैं A है, रेगुलर हेक्सागन, और इसके ऊपर ऑल्टरनेटली प्लस Q माइनस Q चार्ज रखा हुआ है। मतलब यहाँ पर यदि प्लस Q है तो यहाँ पर माइनस Q है, यहाँ पे प्लस Q है तो यहाँ पे माइनस Q है, यहाँ पे प्लस Q है तो यहाँ पे माइनस Q है। तो देयर आर 6 पॉइंट चार्जेस। अब यहां पर हमें बताना क्या है, व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन है फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि यहां पर कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, यूनिक कॉम्बिनेशंस कितनी बनेंगी। एक थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं मैं आपको। तो देखिए, एक ये पेयर बना, एक ये 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 बना, तो ऐसे कितने बन गए? ऐसे 6 बन गए। उसके बाद आप इस माइनस Q के साथ इसकी बात कर सकते हैं, मतलब कि एक चार्ज छोड़ के जो उसके बाद वाला चार्ज है उसको कंसिडर कर सकते हैं। इसी चीज को मैं यहाँ पर इस डायग्राम में दिखला दूं कुछ ऐसे करके। तो अभी जो मैंने पेयर लिया था उसको हटा सकते हैं। अब जो मैं बात कर रहा हूं वो कौन से पेयर बन रहे हैं? तो वो बन रहा है ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। तो ऐसे कितने पेयर्स बन गए? ये भी 6 बन गए। और इसके बाद कैसे पेयर्स बनेंगे? राइट। तो इसके बाद आप कह सकते हैं एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, और आप चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं। कैसे? 6C2 से चेक कर सकते हैं कि कितनी चार्जेस हमें चाहिए होंगी। तो ये आपका है टोटल 15 यूनिक पेयर्स बन रही हैं। ध्यान एक चीज का रखना, नहीं तो सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा, कि जब आप प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस ले रहे हैं ना, तो प्लस माइनस वाला बहुत ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, ये जो 6 लिया था इसमें ये प्लस माइनस है, ये भी माइनस प्लस है, यानी सारे के सारे प्रोडक्ट्स नेगेटिव है। और जब दूसरा वाला 6 लिया था, ये वाला जब लिया था, तो देखिए प्लस Q और प्लस Q, माइनस Q और माइनस Q, यानी कि सारे के सारे प्रोडक्ट पॉजिटिव होने वाले हैं। और ये जो फाइनली जो केस लिया 3 जिसके बने थे यहां पर, इसमें फिर से नेगेटिव आ रहा है। तो यहां पर ये पॉजिटिव नेगेटिव टर्म है, ये नेगेटिव टर्म है और ये पॉजिटिव टर्म है, ठीक है। तो प्रॉपर केयर करते हुए, सेपरेशन का केयर करते हुए आप यहां पर निकालेंगे कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम।
जनरल एक्सप्रेशन, यदि कहीं पे बहुत सारे चार्जेस हैं तो जनरल एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होगा, हाफ के सिग्मा क्यू आई क्यू जे अपॉन आर आई जे, आई इज नॉट इक्वल टू जे, राइट, एंड दिस इज यू ऑफ द सिस्टम। ठीक है, मतलब n नंबर ऑफ चार्जेस है, i की वैल्यू भी 1 से n तक है, j की वैल्यू भी 1 से n तक है। और हाफ क्यों लग रहा है? हाफ इसलिए लग रहा है क्योंकि बाई चांस मान लीजिए कि एक Q1 Q2 है, i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू 2 है, लेकिन i जब 2 होगा और j जब 1 होगा तो वैसे केस में ये Q2 Q1 हो गया, यानी कि द सेम टर्म इज रिपीटिंग वंस मोर, दो बार आ रहा है, इसलिए यहां पर ये हाफ फैक्टर लगाया जाता है इन द जनरल एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। ओके, अब पोटेंशियल एनर्जी आपको समझ में आ गया डिस्क्रीट चार्जेस के लिए। ठीक है, अब यदि कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो क्या होगा, तो पहले हम लोग वहां पे पोटेंशियल की बात करेंगे और फिर देखेंगे कि हाउ मच टाइम वी हैव, अकॉर्डिंगली हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। सो उसमें जब कॉन्टिन्यूअस सिस्टम की बात आएगी तो उसमें सबसे पहले आपके पास आ गया रिंग ऑफ चार्ज। तो यदि इस रिंग ऑफ चार्ज में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है अलोंग द पेरिफेरी, सेंटर पे पोटेंशियल पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? अब देखिए, स्केलर क्वांटिटी का फायदा यही है, यहां पे जो भी चार्जेस आप देखेंगे ना, छोटा सा छोटा कोई चार्ज लेंगे तो उसकी वजह से जो पोटेंशियल आएगा, यदि मैं इसको डी क्यू बोलूँ, तो इसकी वजह से यहाँ जो पोटेंशियल होगा उसको यदि मैं डी वी बोल दूँ तो वो क्या हो जाएगा, के डी क्यू अपॉन आर। आर तो सारे चार्जेस के लिए वही है, सो इफ आई इंटीग्रेट दिस टू गेट द टोटल पोटेंशियल तो इट इज सिंपली के क्यू बाई आर। सेम रिजल्ट कैन बी ऑल्सो सेट फॉर अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और वो यूनिफॉर्म नहीं हो तो भी, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि यहां पर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होता तो भी सेंटर का पोटेंशियल तो यही होता, चार्ज जहां भी होता होता तो आर डिस्टेंस पे। ठीक है, तो वैसे ही यदि सेंटर के पोटेंशियल की बात हो रही है, याद रखिएगा ये सेंटर के पोटेंशियल की बात हो रही है, तो यदि हम एक स्फेरिकल सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, ठीक है, तो क्या होगा, ये सरफेस स्फेरिकल सरफेस चार्ज, अब यहां पे भी यूनिफॉर्म हो नॉन यूनिफॉर्म हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो भी चार्जेस हैं वो सबके सब सेंटर से आर डिस्टेंस पे हैं, तो वी सी यहां पे भी क्या होगा, के क्यू बाई आर। अंदर के लिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सेंटर के लिए, मतलब सेंटर के लिए फर्क नहीं पड़ रहा है, बाकी पॉइंट्स की बात नहीं हो रही है, सेंटर की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा एक्सिस पे यदि हम बात करें तो भी वही कहानी होगी, फर्क यहां पर सिर्फ आ जाएगा इस आर के लिए, क्योंकि सारा का सारा रिंग का जो पॉइंट है, जब एक्सिस पे जाएंगे ना रिंग के केस में, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यदि ये डिस्टेंस x है तो यहां पर इस r की जगह पे चेंज होकर हो जाएगा रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो रिंग के एक्सिस के किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना हो तो हमें कुछ नहीं करना है, चाहे वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो या नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो, आर की जगह ये करना है, राइट। लेकिन खैर यहां पर यदि हम बाहर के पॉइंट की बात करेंगे तो मामला उतना आसान नहीं होगा स्फेरिकल सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, यदि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं हो तो हमें बस उस केस की बात करनी होगी जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो। तो यूनिफॉर्म स्फेरिकल सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रिजल्ट, याद रखिएगा। पहले भी मैंने बताया था यूनिफॉर्म स्फेरिकल सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले या हम पोटेंशियल निकाले, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट समझना भी और याद रखना भी। तो जब ये स्फेरिकल सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इसमें क्या होगा, बाहर के पॉइंट के लिए फॉर एनी आउटसाइड पॉइंट, ओके, फॉर ऑब्टेनिंग फील्ड और फोर्स, है ना, हम लोग पहले ही कर चुके हैं, for obtaining field or force, the behavior of charge distribution is like a point charge
लोकेटेड एट द सेंटर, यानी कि बाहर के पॉइंट पे जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड वही रखेगा जो एक पॉइंट चार्ज के केस में होता, और वर्क डन जो निकालते हैं पोटेंशियल के केस में वो उसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तो निकालते हैं। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड वही है, फोर्स वही है, तो वर्क डन भी वही होगा। यानी कि बाहर के पॉइंट की बात जब करेंगे, बाहर के पॉइंट की बात करेंगे, तो वहां पर जो पोटेंशियल होगा वो सिंपली के क्यू बाई आर होगा, स्मॉल आर होगा। के क्यू बाई स्मॉल आर। यहां पर ये जो चार्ज है इसके ऊपर ये आपका है कैपिटल क्यू, इस सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना। सरफेस पे जब आ जाएंगे, मतलब बाहर से आते 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 हम सरफेस पे आ गए, तो सरफेस पे आ गए तो वी एस बोलेंगे वहां पर, और उसके लिए हम लिख देंगे के कैपिटल क्यू अपन स्मॉल। अब अंदर की बात, तो अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, रिजल्ट निकाल चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इंफिनिटी से लाने में जो वर्क आपको करना पड़ रहा था, यहां तक लाने में इतना वर्क करना पड़ा, सरफेस तक लाने में इतना वर्क करना पड़ा, लेकिन अब जब सरफेस से अंदर जा रहे हैं तो हमें वर्क नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। जब वर्क नहीं करना पड़ेगा तो पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा। यानी कि फॉर एनी इनसाइड पॉइंट दिस पोटेंशियल इज सेम एज सरफेस पोटेंशियल के क्यू बाई आर, राइट। अब यहां पे मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, चेंज करता हूं यहां पर यूनिफॉर्म स्फेरिकल सरफेस की जगह पे अब ये मान लीजिए यूनिफॉर्म स्फेरिकल वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो अब इस सरफेस को चेंज करते हैं और वहां पर मैं लिखता हूं वॉल्यूम। यानी कि चार्ज जो है वो अब यूनिफॉर्मली पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो पूरे वॉल्यूम में जब ये डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो भाई बाहर के पॉइंट के लिए तो स्टिल इट बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज, ये तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। सो व्हाट वी कैन से, फॉर आउटसाइड पॉइंट द रिजल्ट इज स्टिल सेम, v इक्वल्स के क्यू बाई आर। सरफेस के लिए इट इज स्टिल ट्रू, vs इक्वल्स के क्यू बाई आर। लेकिन अब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है। यानी कि आप यदि सरफेस से अंदर किसी पॉइंट पे आते हैं, एक फर्दर डिस्प्लेसमेंट होता है, ये डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए है, और यहां से ये डिस्टेंस यदि r है, तो ये डिस्टेंस यदि r है और इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, पोटेंशियल चाहिए अंदर वाले पॉइंट पे, v इन साइड पे, तो वैसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, vs तो रखना पड़ेगा, क्योंकि इंफिनिटी से सरफेस तक आने में तो इतना काम करना पड़ा है। अब ये जो सरफेस का पॉइंट था, वहां से इस पॉइंट, इसको मैं नाम दे देता हूं सपोज b, ठीक है। तो b से s तक आने में जो काम करना पड़ा वो ऐड करना पड़ेगा। अब वो ऐड कैसे करेंगे आप, तो एक्सप्रेशन में आपको लिख देता हूं। आपको याद है कि वर्क डन इक्वल्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डॉट dl, एंड दिस टाइम द सेपरेशन इज चेंजिंग फ्रॉम कैपिटल R, मतलब आप कैपिटल R से अंदर आ रहे हैं। मैं रिजल्ट भी बता देता हूं आपको, लेकिन आपको डेराइव करना खुद है, इसके आगे का काम आपको खुद करना है, ठीक है ना। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आपको टिप्स पे होना चाहिए, क्या है भाई अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो आप ऐसे लिख सकते हो ES स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, दिस इज E इनसाइड। चलिए इतना बता दिया मैंने आपको। अब ये रिजल्ट आपका आने वाला है VS इंटू 3r स्क्वेयर माइनस स्मॉल r स्क्वेयर अपॉन 2r स्क्वेयर। तो इसको VS के टर्म्स में मैंने लिखा है, और VS आपको मालूम है क्या है, के क्यू बाई आर। बस थोड़ा सा इंटीग्रेशन कीजिएगा, थोड़ा काम कीजिएगा, यू विल एंजॉय इट, ओके। तो ये था आपको पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म स्फेरिकल सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। I think there has been some power cut, I don't know, some problem. Anyway, I will continue. Recording हो गई तो अच्छी बात है, नहीं हुई still it is okay, right? So we got this result. अब इसके बाद देखिए जो एनर्जी से रिलेटेड जो रिजल्ट्स हैं, एनर्जी से रिलेटेड है ना, तो एनर्जी से रिलेटेड में एक कोई
स्फेरिकल सरफेस चार्ज है ना, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। एक पूरा वॉल्यूम स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसकी एनर्जी कितनी है। ढेर सारे रिजल्ट्स हैं, इन रिजल्ट्स को वी विल डेफिनेटली ट्राई टू डिराइव इन सम अदर वीडियो लेक्चर। अभी जो सिचुएशन डिस्कस की, आई होप इट मस्ट हैव मेड okay the concept of potential and potential energy very clear to you, and you can use them in solving numericals. The more you solve, the more you use, okay, better your command is going to become.